नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और चलिए सबसे पहले आपको ये खास बातचीत सुनाते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से खास बातचीत की है जनता टीवी के वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने। सुनिए। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जो विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क अभियान चलाए हुए हैं। इसी कड़ी में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर हरियाणा में लगातार पहुंच रहे हैं। हरियाणा में इससे पहले भी जयराम ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसकी जानकारी मीडिया के सामने रखी थी। एक बार फिर आज हरियाणा के दौरे पर जयराम ठाकुर पहुंचे हैं। कई जगह पर उनके कार्यक्रम हरियाणा में रखे गए हैं और इसके साथ ही हिमाचल में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, खासतौर पर जो चंबा की घटना है, ऐसे तमाम मामलों पर बातचीत हम जयराम ठाकुर से करेंगे। हमारे साथ जयराम ठाकुर इस वक्त मौजूद है। सर, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की 9 साल की सरकार है उसके नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और मीडिया के सामने जा रहे हैं, किस तरह का फीडबैक देखते हैं लोग आगे 2024 को लेकर? किस तरह का बोर्ड आपने देखा है? देखिए, हमारे लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और इस 9 वर्ष के कार्यकाल में भारत आगे बढ़ा है, सम्मान की दृष्टि से भी, विकास की दृष्टि से भी। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हम 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दशक में प्रवेश कर रहे हैं और दूसरे दशक की शुरुआत करने की दस्तक दे रहे हैं। और उस दृष्टि से जो 9 साल की जो जितनी भी योजनाएं, जो विकास के कार्य हैं पूरे देश भर में हुए हैं, उनको आम जनता तक पहुंचाना ये पार्टी का जिम्मा है। पार्टी ने एक अभियान के रूप में, महाजन संपर्क अभियान के नाते शुरू किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि हम सब लोगों को जिम्मा दिया गया है। मुझे भी हरियाणा के 3 लोकसभा क्षेत्र का जिम्मा दिया है, हिमाचल में तो हम कर ही रहे हैं और उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से भी हम अपनी बात कह सकें, अपने काम में जुट जाएं, इस सारी बात के लिए हम लोगों के बीच में जाकर के बात कर रहे हैं। सर, अभी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। हरियाणा में आप जो है वो महासंपर्क अभियान के तहत पहुंचे हैं। हिमाचल में भी आप सत्ता में रहे हैं लगातार। अब जिस तरीके के नतीजे रहे वो हालांकि बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन आगे आने वाले समय में 2024 में जो आप नए दशक की शुरुआत की या दस्तक की बात कर रहे हैं, उसमें हिमाचल बड़ी भूमिका में रहेगा, यानी कमबैक करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हिमाचल में बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि जहां लोकसभा के चुनाव की बात है, 2014 में कांग्रेस की सरकार थी और हम 4 सीटें जीते थे। वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनकी धर्मपत्नी भी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, वो भी चुनाव हार गई थी। 2019 में तो इस तरह का रहा जो हिमाचल के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। हम 68 की 68 विधानसभा की सीटों पर लोकसभा में जीत हासिल की है। 4 सीटें तो जीते हैं, लेकिन 4 सीट जीतने के साथ साथ में सभी लोकसभा क्षेत्र में हमने जीत हासिल की थी, ये विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की थी। और अभी के जो माहौल को अगर हम कहें तो 2024 का दौर भी ऐसा होगा, हम हिमाचल में फिर से 4 सीटें जीतेंगे। बाकी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के हमारे नेता, सब लोग इस काम में जुट गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जीत हासिल करेंगे। लेकिन सर, हिमाचल की जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार का तो ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली जाते हैं और प्रदेश के जो वित्तीय जो वहाँ से जो मदद मिलनी चाहिए, जो केंद्र से जो हिमाचल को जो अनुदान मिलता है, उसकी कटौती करवा रहे हैं। क्या वाकई में ऐसी बात है जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, खासतौर पर जयराम ठाकुर पर लग रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं, सरकार किसी की भी हो, जब उनने हिमाचल को कहा कि ये हिमाचल मेरा अपना है, अपना प्रदेश है, वो कभी भी हिमाचल के विकास के लिए कोई भी किसी तरह की वादा नहीं करेंगे, मदद करेंगे और मदद की है हमने। और जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कुछ और लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि कहां कटौती की गई, बताएं तो सही। एक भी ग्रांट जो केंद्र से प्रदेश को मिलती है उसको कम नहीं किया गया और एडिशन किया गया। बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए
केंद्र ने स्वीकृति देने के बाद उसकी किस्त जारी कर दी। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों के लिए आज 4 लेन के काम युद्ध स्तर पर चले हैं, नेशनल हाईवे के काम युद्ध स्तर पर चले हैं, रेलवे का काम, रेलवे का लाइन का काम वो भी चला हुआ है। और जितने भी प्रोजेक्ट केंद्र से स्वीकृत है, किसी भी प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं किया गया, उनको यथावत जारी किया गया है। इसलिए झूठे आरोप लगाना और अपनी विफलताओं को इस प्रकार से आरोप लगा करके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हम पर, कभी प्रधानमंत्री पर आरोप लगा करके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होकर के उनको जिम्मेवारी के साथ बात कहनी चाहिए। फैक्ट्स जो हैं कभी भी डिनाई नहीं करने चाहिए। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ठाकुर साहब आप कैसे देखते हैं? चूंकि आरोप ये लगते हैं कि वित्तीय तौर पर जो है वो प्रदेश की कमजोर स्थिति है। आप जब सत्ता में आए थे सर, उस वक्त आपको कैसा प्रदेश मिला था, और उसके बाद आज जो जिस तरीके की स्थिति है, 6 महीने की सरकार है, उसमें किस जो स्थिति है, वित्तीय स्थिति कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, हिमाचल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही। जब मैं मुख्यमंत्री बना था 2017 में, तो उस वक्त भी हिमाचल के ऊपर 50,000 करोड़ का ऋण छोड़ करके गए थे कांग्रेस के लोग। लेकिन हमने स्थिति को संभाला और बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत मैं कह सकता हूं कि हमने डेवलपमेंट को भी रुकने नहीं दिया, और उसके साथ साथ में कभी सैलरी की ऐसी नौबत आ जाए, ये तो स्थिति आने ही नहीं दी। लेकिन वर्तमान में आप देखिए, हमने शुरू के 2 साल में 5,000 करोड़ के लगभग ऋण लिया था, यहां 6 महीने में 7,000 करोड़ ऋण ले लिया। तो इसका क्या जवाब है उनके पास? 15,000 कर्मचारियों को सैलरी 15 तारीख बीतने के बावजूद भी नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही एक और बड़ा घटनाक्रम हिमाचल में इन दिनों जो वो पूरे देश भर में चर्चा जिसकी हो रही है, कानून व्यवस्था जो है वो किस स्टेज पर देखते हैं आप? कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आप पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष अगर किसी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, उनको रोक दिया जाता है, धारा 144 लागू कर दी जाती है। खासतौर पर इस घटनाक्रम में आपके ऊपर या आपकी पार्टी के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस के नेता सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। देखिए, किसी व्यक्ति की हत्या होना एक सामान्य विषय नहीं है, और उस परिवार में सांत्वना देने के लिए अगर हम जा रहे हैं जनप्रतिनिधि के नाते, उसको राजनीतिक दृष्टि से उस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो घटना घटित हुई है चंबा में, मनोहर नाम का एक लड़का 25 साल के लगभग आयु घर से गायब होता है, और उसके बाद 3 दिन के बाद उसका शव जो है एक नाले में पड़ा हुआ बोरी के अंदर मिलता है, और जब खोला गया तो शरीर के 8 टुकड़े किए हुए हैं। और इस घटना को सामान्य घटना नहीं कहा जा सकता है। पूरे इलाके में रोष है, आक्रोश का एक माहौल है, और हम वहां जाकर के परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि माँ बाप का एक ही बेटा था और बहनें जिनकी शादियां हो गई हैं। और ऐसी परिस्थिति में वो गरीब परिवार से हम वहां जाकर के उसकी क्या मदद कर सकते हैं परिवार की, इस सारे विषय को लेकर के गए थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार और उन्होंने धारा 144 लगा दी, और उसके बाद वहां गांव से 60 किलोमीटर दूर ही हमको रोक दिया गया कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, परिवार वालों को नहीं मिल सकते हैं। और काफी लंबा इंतजार करने के बावजूद हम धरने पर बैठे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब परिवार के सदस्यों को, पीड़ित परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए मना कर दिया गया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के जो हिमाचल के नेता हैं या नेता विपक्ष के तौर पर आप क्या मांग करते हैं? इस मामले की जांच किस स्तर पर होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके के बयान आए हैं इस मामले में सरकार की तरफ से, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है आरोपियों को? देखिए, निश्चित रूप से जो व्यक्ति इसमें अब गिरफ्तार हुए हैं, उनकी अगर पृष्ठभूमि देखें, वो मैं सीधे सीधे कहूं कि उनको बहुत बड़ा जो है वो ऊपर से कुछ लोगों का आशीर्वाद है, और जिसके परिणाम स्वरूप उसकी हौसला और हिम्मत इस कदर बढ़ी है। लगभग 100 बीघा जमीन पर उसका कब्जा है, और बहुत बड़ा एक अमाउंट उसके अकाउंट में है, जो ऐसे में सामान्य परिस्थिति में लगती नहीं है।
और दूसरी बात यह है कि जब 1998 में 98 में जो शत्रुंडी हत्याकांड वहां पर हुआ तो वहां पर लगभग 35 लोगों को मार दिया गया था, आतंकवादियों ने मार दिया था। उस वक्त भी उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, ऐसी जानकारी मिली है हमको। और अभी भी जिस तरह से उसका व्यवहार, उसका काम करने का तरीका जिस तरह का है, उस सारी चीजों पर कई प्रश्न खड़े हुए। और इसलिए हमने मांग किया कि एनआईए के माध्यम से जांच होनी चाहिए ताकि तथ्य और बेहतर ढंग से निकाले जा सके। कांग्रेस को क्या परेशानी है उस जांच को लेकर के? अब कहते हैं कि हमने तो जांच एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर ली, ठीक है, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, लेकिन जो प्रश्न खड़े हुए हैं लोगों के जहन में वहां पर, उनका जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि भाई ये आवश्यक है कि वो जांच उस तरह से होनी चाहिए। और जहां तक कांग्रेस के लोग इस सारी घटना को हल्के में ले रहे हैं, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये इस तरह की घटना आज से पहले कभी नहीं हुई। अंतिम सवाल है सर मेरा, हिमाचल के आप मुख्यमंत्री रहे, लगातार आपने काम किए, लोगों के बीच में रहे, मौजूदा सरकार या मौजूदा मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो जिस तरीके के बयान उनके खासतौर पर आए हैं आपको लेकर या भारतीय जनता पार्टी को लेकर या केंद्र से मिलने वाले अनुदान को लेकर, तो आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की हिमाचल की सरकार जो है वो क्या साबित करना चाहती है? देखिए, नई सरकार कांग्रेस की बनी और पूरे प्रदेश भर में होर्डिंग लगाए नए दौर के, व्यवस्था परिवर्तन के। लेकिन अब व्यवस्था परिवर्तन के और नए दौर के 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन 6 महीने के बाद जमीनी हकीकत यह है कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश में काम रुका पड़ा है। 1000 से ज्यादा संस्थान जो जनता की मांग पर खोले थे, जनप्रतिनिधियों की मांग पर खोले थे हिमाचल प्रदेश में, वो बंद कर दिए गए। और सड़कों का काम बंद, पुल का काम बंद, स्कूल का काम बंद, कॉलेज का काम बंद, सब कुछ बंद, हर जगह बंद। और ये परिस्थिति आ गई कि 15,000 कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल पा रही है। और लोन लेने की दर अगर हम देखें टाइम स्पैन के हिसाब से आज तक की हाईएस्ट है ये। तो ऐसी व्यवस्था परिवर्तन और ऐसी जो है वो नए दौर की बातें, ये हास्य का विषय बना हुआ है। और ऊपर से इनकी जो गारंटियां दी गई है, 10 गारंटियां, वो मेरा ये हमेशा मैं इस बात को कहता हूं कि वो तो 10 जन्म तक पूरी नहीं हो पाएंगी। और इस तरह की परिस्थिति प्रदेश में कांग्रेस सरकार की 6 महीने के कार्यकाल में बन गई। जो लोकप्रियता सरकार की उठनी चाहिए वो धरातल पे चले गई है। थैंक यू। हमारे साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर थे, जिन्होंने लोकसभा स्तर पर जो रैली हो रही है, महासंपर्क अभियान हो रहे हैं हरियाणा में, जिनमें उनकी जिम्मेदारी लगी, उनकी जानकारी दी। और साथ ही उनका ये कहना है कि 2024 में एक बार फिर से नए दशक की दस्तक जो है उसकी शुरुआत होगी और हर जगह पर जो वो एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं उससे लोग संतुष्ट हैं। इसके साथ ही हिमाचल की जो राजनीति है उस पर भी जयराम ठाकुर खुलकर बोले हैं। खासतौर पर जो चंबा का घटनाक्रम है, इस मामले में सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता का उन्होंने जिक्र किया और इस मामले की जांच एनआईए से करवाने की मांग भी की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो एक खास बातचीत आपने यहां पर सुनी नेता विपक्ष के साथ तमाम मुद्दों को लेकर, जिसमें उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। जयराम ठाकुर से जनता टीवी की खास बातचीत। हिमाचल में 2024 में सभी 4 लोकसभा सीटों पर जीत होगी और ये बड़ी खबर केंद्र ने कहां कटौती की है ये बताए सुखू सरकार। चंबा की घटना पर बोले जयराम ठाकुर, हिमाचल में पूर्व सीएम को रोकने की पहली ये घटना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज सभी जिलों में प्रदर्शन, जी हां, सभी जिलों में आज प्रदर्शन होने जा रहा है। आरोपियों को फांसी की मांग यहां पर की जा रही है। हिरासत में 11 आरोपी लिए गए हैं। तो आज सभी जिलों में ये प्रदर्शन जो है वो होने जा रहा है। आरोपियों को फांसी की मांग यहां पर की गई है। तो अब तक हिरासत में लिए गए हैं 11 आरोपी। ये बड़ी खबर। मनोहर हत्याकांड पर जारी है कोहराम और सियासत भी। आज सभी जिलों में
बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। बता दें आपको कि पीड़ित परिवार से नेता विपक्ष को मिलने नहीं दिया गया था, जिसके बाद वहीं पर बीजेपी जो थी, बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी नेता जो हैं वो वहां पर धरने पर बैठ गए थे। और आज सभी जिलों में बीजेपी का ये प्रदर्शन जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। आरोपियों की हिरासत में यहां पर लिया गया है। अभी तक 11 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। मनोहर हत्याकांड पर लगातार कोहराम जारी है। आज सभी जिलों में बीजेपी का ये प्रदर्शन। बड़ी खबर, आरोपियों के बैंक खातों की जांच हो, बीजेपी का ये कहना है, ये मांग है। और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, मनोहर हत्याकांड में अब कोहराम तो मचा ही है, साथ ही सियासत भी जमकर हो रही है। और निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप जो है वो अब शुरू हो चुके हैं हत्याकांड के बाद। एक तरफ जहां अब एनआईए से जांच की बात जो है वो विपक्ष यहाँ कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष बात कह रहा है कि एनआईए की जांच के लिए तैयार है, लेकिन तो पुख्ता तथ्य है वो इसके लिए जांच के लिए शुरुआती जांच में यहाँ पर मिलने चाहिए। हालांकि बीते कल जो है वहां पर प्रशासन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई, विस्तार से चर्चा जो है वहां पर की गई, बताया गया, लेकिन बयान जो है वो किस तरह से अलग अलग है। देखिए, अभी तक ये बिल्कुल साफ नहीं हो पा रहा है कि कुल कितने लोग गिरफ्तार जो है वो किए गए हैं। यहाँ पर जो डीजीपी है या सरकार की तरफ से है, खुलकर कोई बयान जो है वो नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन है उनका एक कहना है कि अब तक 11 लोगों को हिरासत में यहाँ पर लिया गया है। आरोपी जो है, जो मुख्य आरोपी है, उसके घर को जला दिया गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर एनआईए के साथ अगर जांच करनी थी, अगर एनआईए को जांच करनी थी आतंकी इसलिए अगर कोई बीच में थे, तो ऐसे में क्या अगर उसका घर जला है तो कहीं वो कोई साजिश तो नहीं थी जिसमें वो तथ्य या वो सबूत जो है वो जलकर राख हो गए हों। तो कई तरह के इस तरह के मसले हैं और इन सबके बीच आज भाजपा जो है वो जिला स्तर पर रैलियों का आयोजन करेगा, धरने प्रदर्शन जो है वो किए जाएंगे और सभी जिला मुख्यालयों पर जो है जिला उपायुक्तों के माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल को सौंपने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष पर मिलने पीड़ित परिवार को जा रहे थे कि किस तरह से उनकी मदद वहां पर की जा सकती है, जिसके लिए भाजपा ने घोषणा की थी कि 5 लाख तक का मुआवजा जो है वो राहत राशि जो है वो पीड़ित परिवार को यहाँ पर दी जाएगी। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से अगर बात करें, सरकार की तरफ से अगर बात करें, तो खुलकर कोई इस बात करने को तैयार नहीं है। बीते कल भी ये कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र चौहान से बात पूछ गई थी, जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार है, उन्होंने भी इस बाबत में कुछ खास जानकारी जो है वो यहाँ पर नहीं दे पाए, लेकिन मंशा बिल्कुल साफ कर दिया कि पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय जो है वो यहाँ दिया जाएगा। न्याय के लिए पूरी तरह से लड़ाई जो है वो राज्य सरकार भी लड़ेगी और अगर जांच की अगर बात करें तो वो जांच पूरी तरह से की जा रही है। हर पहलू की जांच की बात यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। हर पहलू की जांच को आतंकी जो चीजें जो अगर कर रहे हैं तो उनकी भी जांच यहाँ पर होनी चाहिए और जो आरोपी हैं किन वजहों से वो कहाँ पर वो रहते हैं और अगर करेंसी की बात की जा रही है तो इतना पैसा उसके अकाउंट में 2 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, वो उसके अकाउंट में कहाँ से आया, इनकम उसकी कितनी थी, अगर आमदन नहीं थी तो इतनी बड़ी राशि जो है उसके पास कहाँ से आई। तो कई पहलू हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, लेकिन दहशत का माहौल जरूर इसमें जो है वो पैदा हो गया था, खड़ा हो गया था और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना जिसमें बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। लेकिन इस पर अब जांच यहाँ पर की जाए, इसकी मांग यहाँ पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो आरोपियों के बैंक खातों की जांच हो, बीजेपी का कहना है। अब तक हिरासत में 11 आरोपियों को लिया गया है। लगातार प्रदर्शन जो है वो भी हो रहे हैं। तो चंबा हत्याकांड पर कोहराम लगातार जारी है, चाहे लोगों में रोष हो या फिर विपक्ष का प्रदर्शन। सियासी गलियों में भी चंबा हत्याकांड को लगातार उठाया जा रहा है। देखिए सियासी बयानबाजियों पर आधारित ये खास रिपोर्ट। मनोहर हत्याकांड, कौन जिम्मेदार? चंबा में तनाव, सियासत में उबाल, दहकता मकान, सड़कों पर भीड़ और नारों से गूंजता आसमान। आजकल शांति प्रिय हिमाचल की यही पहचान है। मनोहर हत्याकांड के बाद से ही लोगों में रोष है, सियासी गलियों में भी बयानों की बौछार है।
जहां एक और सत्ता पक्ष के नेता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मामले पर निष्पक्ष और निर्णायक जांच की बात कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर गंभीरता से जांच न करने के आरोप लगा रहे हैं। इस बीच विपक्ष की ओर से एक और मांग की जा रही है, एनआईए सीबीआई जांच की मांग। इसको लेकर भी सियासी गलियों में खूब सुर्खियां चल रही हैं। प्रदेश सरकार लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रही है और बावजूद इसके लोगों में रोष बना हुआ है। आलम यह है कि गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घरों को आग के हवाले कर दिया। काले धुएं और आग की तेज लपटों से घिरा ये मकान प्रदेश के लोगों का गुस्सा बयां कर रहा है। मनोहर हत्याकांड को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में सांसद सुरेश कश्यप ने हत्याकांड मामले को SC/ST कमीशन में उठाने तक का ऐलान कर डाला। निश्चित रूप से हम इस मामले को लेकर हम SC कमीशन में भी इस बात को उठाएंगे। दूसरा जो हम केंद्रीय एजेंसियों से खुद भी अपने स्तर के ऊपर भी हम लोग इस मामले को लेकर जाएंगे ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो सके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। न सिर्फ सांसद, खुद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी पूरे एक्शन में दिखे। सीधा चंबा कूच करते हुए पीड़ित परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की तो पुलिस प्रशासन ने सीमा पर ही रोक लिया, लेकिन जयराम वहीं बैठकर धरना देने लगे। जयराम ठाकुर के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी मौजूद रहे और दोनों नेताओं के साथ बीजेपी का पूरा लाव लश्कर पीड़ित परिवार से मिलने की मांग कर रहा था। हमने सबने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए जाएंगे। हम आज मिलने के लिए आए हैं, लेकिन सरकार ने हमारे सामने धारा 144 लगा करके हमारा रास्ता रोक दिया है और हम कह रहे हैं कि हम पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं, जो गाड़ियां हमारे साथ आई है उन गाड़ियों में जाएंगे, कोई गाड़ी से उतरेगा नहीं, कोई गलत बात करेगा नहीं और परिवारजनों को मदद करने की हमारी मंशा है। जैसा हमारे पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने कहा कि हम परिवार को भी थोड़ा मदद करना चाह रहे हैं आर्थिक दृष्टि से, जिसकी घोषणा की है यहाँ पर उन्होंने। इसलिए हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, मदद करने के लिए, इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, इस बात के लिए यहाँ पर आए। लेकिन इस प्रकार से वहां जाने से रोकना मैं समझता हूँ कि कतई भी तर्कसंगत नहीं है। जब हमारा रास्ता रोक दिया गया, हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं रहा, हम यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने कहा अधिकारियों से कि आप प्रशासन के जो और गवर्नमेंट के साथ बातचीत करिए। हमारा रास्ता रोकने की इस तरह से आवश्यकता नहीं, हमें जाने दिया जाए। परिवार से मिलकर के हम उनको सांत्वना देने के लिए आए हैं। तो मुख्यमंत्री को आना चाहिए था, मुख्यमंत्री आए नहीं अभी तक, जाना चाहिए था उनको। और मुझे लगता है कि उनका कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि भी वहां पर अभी तक गया नहीं। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है समाज के एक नागरिक होने के नाते, तो उस दृष्टि से हम आए हैं। और जब यहाँ पर सरकार की ओर से जो आदेश दिया गया है उसमें कहा कि आप जाना चाहते हैं आप जाइए, लेकिन बाकी लोगों को जाने नहीं देंगे। हमारे साथ बहुत सारे जिम्मेवार लोग हैं और जिम्मेवार लोगों के साथ हम जाना चाह रहे हैं और हम जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि जाएंगे तो शांति से जाएंगे। कोई भी इस प्रकार की घटना को जो है वो कोई इस तरह की जिसके कारण शांति को कोई खलल पड़े, इस तरह की कोई घटना नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील के बावजूद मनोहर हत्याकांड को धार्मिक उन्माद के तौर पर पेश करने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं और इस रण में अब विश्व हिंदू परिषद भी कूद गया है। अपने तल्ख तेवर दिखाते हुए विश्व हिंदू परिषद ने जांच करवाने की मांग की है। परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने पूरा दावा करते हुए कहा कि आरोपियों की जम्मू कश्मीर समेत देश में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों के साथ ही पूरी सांठगांठ है। और जहां तक चंबा का विषय है, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से और हिमाचल प्रदेश सरकार से निवेदन है, पूरा आग्रह है और मैं मांग करता हूं कि इस केस के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर दिन प्रतिदिन के हिसाब से सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द अपराधियों को जो कठोर से कठोर दंड दिया जा सकता है। और हमारी तो मांग है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि ऐसा जघन्य अपराध एक लोगों को आगे के लिए नसीहत मिले वैसा मिलना चाहिए। चारों ओर और सभी दिशाओं से उठते शोरगुल पर जवाब देने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश चौहान सामने आए। उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मनोहर हत्याकांड को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर जवाब दिया। उसमें पुलिस विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि सर आप जाएं, लेकिन एक सीमा है, धारा 144 है, आप
4-5 लोग जो जाना चाहते हैं, हम आपको नहीं रोक रहे। मंशा क्या है कि आप जाना चाहते थे, उस परिवार को मिलना चाहते थे, या इस घटना को केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से इसको जो है एक मुद्दा बनाना चाहते थे? ये हमारा सवाल है कांग्रेस पार्टी का कि आप जिम्मेवार व्यक्ति रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब ऐसा माहौल होता है, इस सबकी जिम्मेवारी होती है कि हम अपने प्रदेश में जो है अमन और शांति बनाए रखने के लिए सबका सहयोग होना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीजें चली हैं कि जहां पर कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बुलाया जा रहा है कि आप इकट्ठे होइए और इसको आगे बढ़ाने का, ये सारी चीजें जो है निश्चित तौर पे जो है इन्वेस्टिगेशन में बड़े बारीकी से आएंगी। और किस आदमी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए, कौन आदमी इसको मोबिलाइज कर रहा था, कौन आदमी थे जो इस प्रकरण में जो आग लगी है, मैं समझता हूँ ये सारी चीजें आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। और कानून निश्चित तौर पे, कोई ये व्यक्ति ये सोचे कि मॉब के नाम पे हम बच जाएंगे और कानून को अपने हाथ में लेंगे, ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। कानून अपना काम, व्यक्ति कोई भी होगा, कानून अपना काम करे। इसके पीछे जो लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं, उनकी क्या मंशा है, उसको किसी भी सूरत में पूरा नहीं होना दिया जाएगा। या कुछ लोग ये समझते हैं कि इस माहौल को वो राजनीतिक रंग देके सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। मनोहर हत्याकांड ने प्रदेश भर की आत्मा को झकझोर दिया है। लोग धारा 144 लागू होने के बावजूद प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि फिर ऐसी कोई घटना न हो। लोगों की मांग है कि इस मामले में एनआईए या फिर सीबीआई से जांच करवाई जाए। प्रदेश सरकार भी इस पर विचार करने को राजी है और ऐसे में जनता टीवी लोगों से अपील करता है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें और हिमाचल की शांति प्रिय प्रदेश की छवि को बरकरार रखें। जनता टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट। तो मनोहर हत्याकांड को लेकर अब सियासत भी जमकर हो रही है और बवाल भी जमकर हो रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।